हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टॉपिक कर रहे थे, तो उसको आज हम कंटिन्यू में लेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। Why do organisms reproduce? ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग किस पे आ चुके थे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या बोला था कि एटलीस्ट दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। दो ऑर्गेनिजम्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास अपना गैमीट होता है, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है और उस फ्यूजन से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। तो इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने फिर ये देखा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? हायर, जैसे आपके पास प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में हायर प्लांट्स। एनिमल्स में भी जनरली लोअर हायर, मतलब मैक्सिममली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, पर कुछ एनिमल्स एसेक्सुअल भी करते हैं। ठीक है, मतलब बात पूरे सिनेरियो में क्या करनी है कि कहां से गैमीट आया, कैसे गैमीट बन रहा है, कैसे उसका फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन के बाद किस किस तरीके से हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। बात हमें यही करनी है। अब देखो हम लोगों ने क्या है, बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े कि भाई वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस की वजह से ऑर्गेनिज्म में एक एडजस्टेबिलिटी, एक यूनिकनेस आती है। ये सब चीजें हम लोगों ने क्या थी स्टूडेंट्स, पढ़ ली थी। फिर हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी चीज को प्रोसीड करवाना है, अगर इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करवाना है, तो अपनी लाइफ का कौन सा ऐसा फेज है, हमने लाइफ को क्या है 3 फेजेस में डिवाइड किया। कौन सी 3 फेजेस थी स्टूडेंट्स? वो 3 फेजेस थी। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या थी? देखो यहां पर आते हैं। जुवेनाइल फेज आपकी ग्रोथ फेज है। जुवेनाइल क्या है? आपकी ग्रोथ फेज है। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ बॉडी सेल डिवीजन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है और ग्रोथ करती जा रही है। ऐसा नहीं है सेल डिवीजन होगा, अलोंग विथ सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, लेकिन इस फेज में आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस फेज में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट इतने मैच्योर और डेवलप नहीं हुए हैं कि आप रिप्रोडक्शन कर पाओ। तो ओनली बॉडी शो जनरलाइज्ड ग्रोथ। बॉडी शो जनरलाइज्ड ग्रोथ। इधर क्या होगा? नो रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस, क्योंकि बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं मैच्योर हुए हैं। तो मैच्योर नहीं हुए हैं तो किसी भी तरीके का गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा। तो नो रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस। नो रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस। फिर दूसरा फेज क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज क्या आता है? रुको स्टूडेंट्स वापस लिख देती हूं। दूसरा फेज क्या आता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्टिव फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, आपकी बॉडी की जो जनरलाइज ग्रोथ है वो क्या है, धीरे धीरे अब कम हो रही है। जितना सेल डिवीजन, जितना सेल डिफरेंशिएशन करवाना था हो चुका है। अब बॉडी की जनरलाइज ग्रोथ क्या है, कम हो जाती है, और बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ, ठीक है, उनका फंक्शन, उन्हें क्या करना है, उस पर बॉडी क्या करती है, फोकस करती है। और बॉडी आपको रिप्रोडक्शन के लिए क्या प्रिपेयर करती है। तो जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है, मतलब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, आपकी बॉडी में गैमीट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब आप उनको किसी के साथ भी फ्यूजन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रोथ स्टॉप्स, reproductive organs start developing। ठीक है, गैमीट्स आर रेडी, गैमीट्स आर रेडी, गैमीट्स आर रेडी, बन चुके हैं, फ्यूजन करवा लो। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, सेनिसेंट फेज। दूसरा क्या आता है, सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज क्या होता है, एजिंग वाला फेज, ओल्ड एज फेज। ओल्ड एज फेज में क्या है, आपकी बॉडी की ग्रोथ धीरे धीरे डलनेस की तरफ जाती है। जब यहीं पर ही ग्रोथ रुक गई है तो आगे नहीं होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज की जो एक्टिविटीज हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स की एक्टिविटी, फ्यूजन, वो भी क्या हो जाती है, दिन ब दिन खत्म होने लग जाती है। मतलब एजिंग अकर्स, एजिंग अकर्स, ग्रोथ as well as reproductive phase slows down, phase slows down। क्या हो जाता है, घटने लग जाता है, slows down। ठीक है, and body move towards डेथ, बॉडी मूव टूवर्ड्स डेथ। तो इस चैप्टर में हमें कौन से फेज पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कि देखो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, आपकी बॉडी किस तरीके से गैमीट्स बनाएगी, किस तरीके से गैमीट्स फ्यूज होंगे, फ्यूजन से क्या बनेगा, और उससे आगे रिप्रोडक्टिव या जो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे। तो ले देखिए, गाड़ी किस पे घूमेगी, रिप्रोडक्टिव फेज पर। किस पे घूमेगी, रिप्रोडक्टिव फेज पर। ले देखिए, बात क्या करनी है रिप्रोडक्टिव फेज में। देखो रिप्रोडक्टिव फेज में हमें 3 इवेंट्स के बारे में बात करनी है। हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिव फेज में 3 इवेंट्स के बारे में बात करना है। वो 3 इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इसमें आप क्या क्या इवेंट करोगे, मतलब ऐसे क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए अपने आप को रेडी कर रही है कि नाउ आई एम रेडी टू रिप्रोड्यूस एट एनी टाइम। ठीक है, देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा गैमीट्स का फॉर्मेशन, मतलब गैमीटोजेनेसिस। कितने गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, 2, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब गैमीट बन गए, अब इनका क्या कर दो, ट्रांसफर करवाओ। मेल गैमीट को आइदर फीमेल के पास भेजो या फीमेल को मेल के पास भेजो, या दोनों को करीब ले आओ। ठीक है, तो दूसरा प्रोसीजर क्या है, गैमीट ट्रांसफर। दूसरा प्रोसीजर क्या है, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट बिल्कुल फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया और कोई ना कोई रिजल्ट सामने आ गया। उससे पहले जो चीजें हो जाएंगी वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगी। अब क्या कर दो, जब बना दिया है, करीब भी ले आए हो,
तो फ्यूजन करवा दो। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल का फीमेल के साथ या फीमेल का मेल के साथ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से रिजल्ट क्या निकलेगा? जाइगोट नाम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या कर रहा है? इस जाइगोट में कुछ चेंजेस होंगे, इस जाइगोट में कुछ चेंजेस होंगे और ये चेंजेस एज अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो इसके बाद जो होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा, उसको क्या बोलोगे आप? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब वॉट एवर द इवेंट टेक्स प्लेस इन जाइगोट यू विल सी इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन के बाद जो होगा, फ्यूजन के बाद जो होगा, एक्चुअली स्टूडेंट्स स्पेलिंग इज नॉट एस, इट इज जेड। ठीक है ना, आप सही कर लीजिए। ठीक है, फ्यूजन के बाद जो इवेंट्स होंगे या फ्यूजन के बाद जो आपको नजर आएगा वो किस में आएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए, फिर एक के बाद एक पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अभी क्या देखना है आपको? आपने इवेंट्स देखी, अब आपको क्या पढ़ना है? आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ना है और उसके बाद इन तीनों इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होगा? भाई सेक्सुअल का एक फेज है ना, रिप्रोडक्टिव फेज, तो किस किस में डिस्कस करूंगी मैं? प्लांट्स में भी डिस्कस करूंगी और एनिमल्स में भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करें। ठीक है, क्या है रिप्रोडक्टिव फेज? रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन। बॉडी अपने आप को तैयार कर रही है, बॉडी प्रिपेयर, बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसा? सेक्सुअल, मतलब कहीं ना कहीं गैमीट्स का फॉर्मेशन, वही सारी चीजें। अब अगर अपन रिप्रोडक्टिव फेज की बात किसी पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स की रेस्पेक्ट में करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स में अगर हम बात करें कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्टिव फेज नजर आता है या कब कब नजर आता है। ठीक है, देखो इस बेसिस पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स, मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। और एनिमल्स के बारे में बात करें तो वी हैव सीजनल ब्रीडर्स, वी हैव सीजनल ब्रीडर्स या फिर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। किस किस वे में मैं बोल रही हूं? मैं रिप्रोडक्टिव फेज को इन सबसे रिलेट कर रही हूं। देखो प्लांट्स में मोनोकार्पिक का ये मतलब होता है कि वो प्लांट्स अपनी लाइफ में फ्लावर एक ही बार देंगे, या हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आया, बॉडी ने एक ही बार रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर का आना मतलब ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकता है। लेकिन अगर फ्लावर एक ही बार आ रहे हैं, फ्लावर थ्रू आउट दी लाइफ एक ही बार आ रहे हैं, मतलब वो मोनोकार्पिक है।
कार्पल इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये प्लांट्स अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग कर पाते हैं, एक ही बार फ्लावर पैदा कर पाते हैं, मतलब एक ही बार लाइफ टाइम में रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव रहता है। ठीक है, पॉली मतलब बार बार, ये टाइम टू टाइम, अभी फ्लावर दिया फिर आ गए, फिर थोड़ी देर में हुआ, मतलब लाइफ टाइम फ्लावरिंग होती रहती है, लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव फेज आता रहता है और आता रहता है। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, फ्लावर वंस इन अ लाइफ। ठीक है, यहां पर फ्लावर many times in a life, flower many times in a life। ठीक है, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं कि भाई कौन सा प्लांट कैसा है, तो एग्जाम्पल में आएगा वीट हो गया, राइस हो गया, यहां पर एग्जाम्पल में मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब देखो, सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं। सीजनल ब्रीडर मतलब इनकी लाइफ में कुछ सीजन्स को देखकर रिप्रोडक्टिव फेज आता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर आपके पास साल है, मैं कह रही हूं जून और जुलाई में रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होगा, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बाद सीधे नवंबर में एक्टिव हो, मतलब ये इनका सीजन है, ये इस सीजन पे ही रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। मतलब ब्रीडिंग करने का मतलब होता है मेटिंग करना, गैमेट्स का फ्यूजन होना। सीजनल मतलब सीजन, टाइम टू टाइम, मतलब इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कुछ टाइम टू टाइम आता है, हमेशा नहीं। कंटिन्यूस में क्या होगा, ये हमेशा रेडी है, जब चाहो रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। तो क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सम सीजन्स ऑफ लाइफ, इन सम सीजन्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल में क्या आ गया, जैसे आपकी लिजर्ड्स आ गई, बर्ड्स आ गई, फ्रॉग आ गया। ठीक है, ये हमेशा अवेलेबल नहीं है, इनका एक पर्टिकुलर सीजन आता है, उसी पे ही रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होगा, गैमीट बनेगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में क्या है, reproduction can take place at any time, reproduction can takes place at any time। जनरली ये ज्यादातर और हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बुक्स के रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है कैटल्स, पोल्ट्री। ठीक है, हम जब चाहे इनमें मेटिंग करवा के गैमेट्स का फ्यूजन करा के नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में देख लिया। रिप्रोडक्टिव फेज में अब हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें ले देकर उन तीनों इवेंट्स के बारे में घूमना है। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखो, मैंने आपको बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, भाई एक मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट है, दोनों फ्यूज हो गए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑफस्प्रिंग बन गया। मतलब ये आपका मेल गैमीट है, ठीक है, और ये आपका फीमेल गैमीट है। मेल गैमेट किसमें बन रहा है, मेल की बॉडी मतलब मेल पेरेंट, और ये फीमेल की बॉडी, ये क्या है, फीमेल की बॉडी। ठीक है, इनमें क्या हो गया, फ्यूजन हो गया।
इनमें क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का क्या रिजल्ट हुआ, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में क्या है, मेल का गैमेट भी आ गया, फीमेल का गैमेट भी आ गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप ये कहोगे कि जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या यंग वन प्रोड्यूस होता है वो काफी हद तक अपने पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस करता है। आप बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स में आपके जीन्स हैं, तो एक्चुअली कॉपी क्या हो रहा है, आपको गैमीट्स के थ्रू मिल क्या रहा है, आपको गैमीट्स के थ्रू क्या मिल रहा है। देखो गैमीट्स क्या है, ये मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी गैमेटोजेनेसिस में पढ़ने वाले हैं। गैमीट्स को जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। इफ इट इज अ सेल, तो सेल के अंदर यू आर हैविंग न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। नाउ यू विल सी द ब्रॉड वर्जन ऑफ न्यूक्लियस। आपने न्यूक्लियस को देखा, आपको न्यूक्लियस में क्या नजर आया स्टूडेंट्स, यू हैव सीन बीच का न्यूक्लियोइड, बीच का क्या है, न्यूक्लियोइड, और आसपास आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स। मैंने आपको क्या बोला कि ठीक है मेल का मेल गैमेट आया, फीमेल का फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज हो गए, चाइल्ड बन गया, पर एक्चुअली चाइल्ड ने लिया क्या है, क्यों वो अपने पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहा है, क्या चीज मेल ने अपने अंदर से निकाल दी, क्या फीमेल ने, एक्चुअली उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ निकाला है। देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट इज अ थ्रेड लाइक क्रिस क्रॉसिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। अब इनमें क्या होती हैं, ऐसे यूं लाइंस बनी हुई हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये यूनिट है क्रोमोसोम की, और इसको क्या बोलते हैं, इसको जीन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज जीन। Structural and functional unit of chromosomes is gene. और ये देखो ये क्या है, जीन है। इस जीन में क्या होता है, इस जीन के अंदर डीएनए है, इस जीन के अंदर क्या है, डीएनए है, कहानी खत्म। जीन के अंदर का डीएनए कॉपी हो जाता है, मतलब देखो मेल का गैमीट है, मेल का गैमीट सेल है, उसके अंदर की न्यूक्लियस का क्रोमोसोम का जीन का डीएनए चाइल्ड को मिल गया। अब फीमेल गैमेट पे आ जाओ, फीमेल गैमेट एक सेल है, उसके अंदर का सेल का न्यूक्लियस का क्रोमोसोम का जीन का डीएनए भी आ गया। तो आधा डीएनए आपने अपने मेल मतलब पापा से कॉपी कर लिया है और आधा डीएनए आपने मम्मी से कॉपी कर लिया है और पूरा डीएनए बन गया है। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी आपको बताती हूं डीएनए क्या है, किस तरीके से कॉपी होगा, इतना नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया, चलिए। मतलब डीएनए की कॉपिंग हो रही है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना डीएनए चाइल्ड को कॉपी करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डीएनए इज कॉपिंग, हाउ डीएनए इज कॉपिंग। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हेडिंग फॉर्म में लिखें तो डीएनए कॉपिंग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जीन में क्या है, देखो किस तरीके से सीक्वेंस बनती है। यू हैव गैमीट, वॉट एवर द गैमीट यू हैव, आइदर यू हैव मेल का गैमीट और आइदर यू हैव फीमेल का गैमीट, तो दे आर एक्चुअली सेक्स सेल्स। सो इफ यू हैव सेल you have nucleus. If you have nucleus, you have chromosome.
if you have chromosome, you have gene, and if you have gene, you have DNA. अब DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। D for deoxyribo, N for nucleic, A for acid. एक्चुअली देखा जाए तो डीएनए भी एक बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ को बनाने में और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, डीएनए उनमें से एक है। तो डीएनए क्या होता है? देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। डीएनए क्या है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल मतलब ऐसे यूं कोई रिबन टाइप हेलिकल, हेलिक्स मतलब कि कोई ऐसे घुमावदार चीज आपस में आकर इंटर रिलेट हो रही है। डबल मतलब दो, डबल मतलब दो, ऐसे कुछ कहूं। ऐसे कुछ बन गया। ये एक हेलिक्स आया, फिर दूसरा हेलिक्स आया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ सीक्वेंस बनी हुई है। ये किसकी सीक्वेंस है? अच्छा, ये मतलब मैं ये कह सकती हूं कि ये आपके डीएनए का एक डंडा है, एक स्ट्रैंड है, एक सपोर्ट है, और ये दूसरा है। ये एक है भाई, ये एक हो गया, एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड से मिलकर आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? डीएनए इज हैविंग टू स्ट्रैंड्स। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं आएंगी। एक्चुअली जो डीएनए के बारे में आप डीपली अपने आगे आने वाले चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ोगे। अभी थोड़ा थोड़ा सा हिंट ले लो। देखो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड मतलब जो बाहें हैं डीएनए की, जो सपोर्ट है, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये एक स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। और इन दो न्यूक्लियोटाइड के बाहों के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये प्रोटीन सीक्वेंस। ये जो एक के बाद एक सीक्वेंस बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बनी हुई है, अमीनो एसिड्स, उसके सीक्वेंस है। ये एक प्रोटीन की सीक्वेंस, अमीनो एसिड बॉन्ड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। फिर दूसरे की सीक्वेंस, प्रोटीन अमीनो एसिड बॉन्ड, अमीनो एसिड। तो मैं क्या कह सकती हूं? Within strands we have sequence of protein molecules. We have sequence of protein molecule। मतलब देखो ये प्रोटीन है, ये कोई अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड्स है। ऐसे हर प्रोटीन की अपनी एक सीक्वेंस है। ऐसा कहा जाता है कि मेरा जो डीएनए है, देखो मेरे पास जो मेल पेरेंट है उसका अपना डीएनए होगा, क्योंकि उसके पास अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस है। फीमेल में अपना डीएनए होगा, क्योंकि उसमें अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस है। लेकिन मेरे को क्या है? दोनों का मिक्सचर डीएनए मिला है। पर मेरे में भी तो सीक्वेंस अलग हो गए ना भाई, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, तो मेरे में भी क्या हो गई? सीक्वेंस अलग है। लेकिन मेरा डीएनए क्या है? मेरे मेल से भी मैच खाएगा, मेरे फीमेल से भी मैच खाएगा। अब आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ले लो जिसके पेरेंट्स अलग अलग है, उनके मेल का अपना डीएनए है, फीमेल का अपना डीएनए, उसका अपना डीएनए आएगा। आप दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं, तो दो लोगों का डीएनए कभी भी एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का मिक्सचर बिल्कुल अलग आ रहा है, इन दोनों का मिक्सचर बिल्कुल अलग आ रहा है। ठीक है, क्यों मिक्सचर अलग आ रहा है? प्रोटीन की सीक्वेंस की चेंजिंग की वजह से। मेरे पास अपना डीएनए है, कुछ अलग प्रोटीन सीक्वेंस है, मेरे फ्रेंड का अपना डीएनए, कुछ अलग प्रोटीन सीक्वेंस है, मेरे कजिन का अपना डीएनए, उसकी अपनी प्रोटीन सीक्वेंस है। तो बस प्रोटीन सीक्वेंस चेंज होते से ही
डीएनए का एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं, चेंज इन प्रोटीन सीक्वेंस, change in protein sequence will manufacture a new DNA, will manufacture a new DNA, पूरा नया डीएनए आके खड़ा, जरा सी प्रोटीन सीक्वेंस चेंज क्या हुई, आपके पास नया डीएनए आके खड़ा हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका डीएनए कॉपी हो गया। एक्चुअली कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, आपको ले देके कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, एक चीज और है कि देखो हर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे डॉग्स में क्रोमोसोम नंबर उनकी स्पीशीज में 78 है, हमारे ह्यूमन बींग्स में 46 है। मतलब मेल एक पेरेंट है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल पेरेंट है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। मतलब जो चाइल्ड होगा वो अपने मेल का आधा डीएनए ले रहा है, मतलब आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, भाई दोनों से लेना है ना, एक से नहीं लेना ना। तो मेल का आधा डीएनए आया और 23 क्रोमोसोम, 46/2। फीमेल का भी क्या करेगा, आधा डीएनए लेगा और आधे क्रोमोसोम्स लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं, इन एवरी स्पीशीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड। ह्यूमन बीइंग्स में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब अगर मेल है, फीमेल है, डीएनए है, 46 क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, 46 क्रोमोसोम्स है। फ्यूजन हुआ, इसका गैमीट का, इसका गैमीट का, इसका सेक्स सेल का, इसका सेक्स सेल का। तो सेक्स सेल के अंदर जो डीएनए है और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां कॉपी, भाई 23 इधर आ गए, ये एक हेलिक्स डीएनए का इसके पास आ गया, 23 आ गए, एक हेलिक्स। फिर दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फिर चाइल्ड में कितने आ जाएंगे भाई, चाइल्ड में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, 23 थोड़ी, 23 + 23 46। और डीएनए मेल और फीमेल का दोनों का मिक्सचर होगा। मतलब आप अपने मम्मी की तरह भी थोड़े थोड़े फीचर्स गेन करोगे, थोड़े थोड़े पापा के भी और थोड़े खुद के भी नए होंगे। मतलब इस डीएनए में कुछ सीक्वेंस मेल की आ जाएगी, कुछ सीक्वेंस फीमेल की आएगी और अपनी भी कुछ नई प्रोटीन सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि जब ये ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो एवोल्यूशन के साथ साथ वेरिएशन ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तभी तो डीएनए की सीक्वेंस में चेंजेस होंगे, तो नया डीएनए ऑटोमेटिकली आपको आगे वाली स्पीशीज में मिल जाएगा। तभी हमने वेरिएशंस की बात की है कि इनके पास, इनके मेल और फीमेल के तो है ही प्रोटीन सीक्वेंस, लेकिन अपने कुछ डिफरेंट सीक्वेंस भी क्रिएट होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आएंगे। आप अपने मम्मी पापा के डिट्टो शक्ल वाले नहीं नजर आओगे, आपने कहीं ना कहीं चेंजेस नोटिस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।